नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैराथन कंपटीशन क्लासेस पर। तो आज हम लोग एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ में रूबरू हो रहे हैं। हम लोगों ने अब तक 6 प्रैक्टिस सेट हल किए हैं। ये 7वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें जो है आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट में कैसे क्वेश्चन रखे गए हैं। तो ये क्वेश्चन 2022 रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। कह रहा है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपये है और उसका विक्रय मूल्य 2375 रुपये है तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। आपसे क्या पूछा जा रहा है? प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रतिशत हानि कैसे बनेगी भाई? तो चाहे प्रतिशत लाभ हो चाहे प्रतिशत हानि हो, लाभ और हानि हमेशा किस पर निकलता है? क्रय मूल्य पर। तो वस्तु का देखो क्रय मूल्य कितना दिया गया है। कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य है 2500 रुपये और वस्तु को बेचा कितने में जा रहा है? क्वेश्चन कह रहा है बेचा जा रहा है 2375 रुपये में। तो पहली तो बात यही होगी कि 2500 की वस्तु 2375 में बेची जा रही है तो हानि होगी। कितने की हानि होगी? तो दोनों का डिफरेंस निकाल लो, कितना आ रहा है? 125, यानी कि 125 की हानि होगी। किस पर? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 2500, तो इंटू 100। इसे हल कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो हो गए कैंसिल। 25 से ये कट गया आपका कितने बार में? 5 बार में। तो कुल मिला के हानि कितने % की होगी? 5% की हानि होगी। ये हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? तो कह रहा है यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये क्या बता रहा है? घन के फलक का परिमाप। तो घन क्या होता है? घन होता है आयताकार पृष्ठों से घिरी हुई आकृति। ठीक है, घन क्या होता है? आयताकार पृष्ठों से घिरी हुई आकृति होती है। और अगर आयताकार पृष्ठ है यानी कि जो घन का प्रत्येक पृष्ठ होगा या जो फलक होगा वो इस तरीके से होगा। ठीक है, सॉरी, क्षमा चाहता हूँ। घन जो होता है, घन क्या होता है? आयताकार नहीं, घन होता है वर्गाकार पृष्ठों से घिरी हुई आकृति। ठीक है, जो घन होता है वो वर्गाकार आकृतियों से घिरी हुई, वर्गाकार पृष्ठों से घिरी हुई आकृति होती है। और जो आपका घनाभ होता है, घनाभ, वो आयताकार पृष्ठों से घिरी हुई आकृति होता है। तो अगर इसके जो सारे फलक हैं अगर वो घन होंगे तो यहाँ पर क्या दिया गया है? जो ये घन है इसके जो सारे फलक हैं वो क्या होंगे? वो वर्ग होंगे, वर्ग, है ना। और वर्ग का परिमाप क्या होता है भाई? वर्ग का परिमाप क्या होता है? तो आप बताएंगे वर्ग का परिमाप जो होगा वही घन के एक फलक का परिमाप होगा। तो आप बताएंगे वर्ग के एक फलक का, सॉरी, घन के एक फलक का परिमाप, घन के एक फलक का परिमाप बराबर क्या होगा? बराबर होगा वर्ग का परिमाप। ठीक है, क्योंकि ये वर्गाकार पृष्ठों से घिरी हुई आकृति होती है, वर्ग का परिमाप। ठीक है, और वर्ग का परिमाप क्या होता है दोस्तों? वर्ग का परिमाप क्या होता है? तो आप बताएंगे जो वर्ग का परिमाप होता है वो होता है 4 इंटू भुजा। ठीक है, तो हमें ये क्या दिया गया है? हमें दिया गया है वर्ग का परिमाप, यानी कि 4 इंटू भुजा बराबर दिया गया है 24 सेंटीमीटर। तो ऐसे में वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी? तो 4 से इसमें भाग लग गया भाई, है ना। तो भुजा बराबर आ गया कितना? भुजा बराबर आ गया 6। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा उसका आयतन क्या होगा। ठीक है, किसका आयतन? घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है? तो आप बताएंगे घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। ठीक है, क्या होता है? भुजा क्यूब। और भुजा कितनी आई है? तो आप बताएं भुजा आई है 6, तो 6 का क्यूब कितना होता है? 216। तो राइट आंसर क्या होगा? 216 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है तो किसमें होगा? क्यूब में होगा। देखो 216 ऑप्शन में है, आप बताएंगे हाँ डी ऑप्शन है। तो राइट आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है यदि
6,18,39 और x समानुपात में हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। समानुपात में है तो देखो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, अगर हमारे पास में 4 संख्याएं हैं, कौन कौन सी हमारे पास में a है, b है, c है और d है, और ये समानुपात में है, तो समानुपात का मतलब हो गया a अनुपात b, ठीक है, समानुपात C अनुपात D। और जब ऐसे होता है तो इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है मध्य पदों का जो गुणनफल होता है वो बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि अगर हम इसमें निकालेंगे तो इसमें AD बराबर होगा, ठीक है, AD बराबर क्या होगा, AD बराबर होगा BC, AD बराबर होगा BC। तो बस इसी कॉन्सेप्ट से हमें ये क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन में कह रहा है 6:18 समानुपात क्या हो गया, समानुपात 39 अनुपात x है, तो हमें इसमें x का मान निकालना है। तो x का मान क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, यानी कि 6 × x बराबर क्या होगा, 18 × 39। तो देखो अगर हमें x बराबर निकालना है तो 6 से ये कट गया, 6 × 3 = 18, ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, 3 का गुणा करो भाई, तो 9 × 3 = 27 का 7 हासिल 2, और फिर 3 × 3 = 9 और 2 = 11, यानी कि 117। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 117 आ जाएगी। ऑप्शन में है, आप बताएंगे बिल्कुल राइट आंसर हो गया आपका सी, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये वाला थ्योरम पता होना चाहिए। चलिए, क्लास समझ में आ रही है, ठीक है, तो क्लास को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है, कह रहा है एक धनराशि 15 वर्ष में मूल राशि की 3 गुनी हो जाती है, समान साधारण ब्याज की दर पर मूल राशि कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। अब देखो इसमें है क्या, इसमें हमें मूल धनराशि दी ही नहीं गई है ना, सारा काम कैसे गुने में है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को बनाना चाहें x मान के तो कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। इसके लिए आप कॉन्सेप्ट समझिएगा क्या है। कह रहा एक धनराशि 15 वर्षों में मूल धनराशि की 3 गुनी हो जाती है। तो मैंने ऐसा मान लिया कि जो मूल धनराशि है वो कितनी है, मैंने कहा मूल जो धनराशि है वो मान लेते हैं 100 रुपया है, और यह हो गई है अपने की 3 गुनी। तो 3 गुनी का मतलब ये कितनी हो गई होगी, 300, है ना। और 300 अगर हो गई होगी तो ब्याज क्या मिला होगा, तो आप बताएंगे ये मूलधन है और ये मिश्र धन है, तो ब्याज क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी कि ब्याज क्या रहा होगा, 200। अगर हमें ये निकालना पड़े कि ये बताइएगा 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो आप बताएंगे ये जो ब्याज है वो है 15 वर्षों का। तो अगर हम इसमें से 15 से भाग देंगे तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा। अब ये 15 से पूरा कट नहीं रहा है तो मैंने इतना ही मान लिया। और अगर हम इसे निकालें परसेंटेज में कितना होगा, तो हम निकालेंगे 200/15, 100 का कितना परसेंट है, तो इतना ही परसेंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अब कह रहा है यही धनराशि अगर कह रहा है कितने वर्षों में अपने की स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। तो 5 गुनी कब होगी, जब आप बताएंगे 500 हो जाएगी। अगर 500 होगी तो इस पर ब्याज कितना मिलेगा, तो आप बताएंगे इस पर ब्याज मिलना चाहिए फिर हमें 400, है ना, ब्याज कितना मिलना चाहिए, 400। 1 साल का कितना है, 1 साल का है 200/15, तो 400 रुपये ब्याज लेने में या 400 यूनिट ब्याज लेने में कितना समय लग जाएगा, तो 200/15 से दे दो इसमें भाग, क्योंकि 15 जो है वो तीसरी संख्या है, तो ये 15 चला जाएगा ऊपर। इसी को हल कर लो, इससे ये कट गया कितने बार में, 2 बार में, 2 का 15 में गुणा हो गया, यानी कि कितने वर्ष लग जाएंगे, तो आप बताएंगे 30 वर्ष लग जाएंगे, ठीक है। इसके लिए हमें किसी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं थी, ना ही हमें XYZ मानने की आवश्यकता थी। हम लोग सीधा थ्योरम से क्वेश्चन को बना सकते हैं, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से, ठीक। तो राइट आंसर क्या हो गया, 30 वर्ष, यानी कि बी ऑप्शन, ठीक है। क्लास अगर पसंद आ रही है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है, कह रहा 352 सेंटीमीटर लंबाई और 100 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार क्षेत्र में लगाने के लिए 10 सेंटीमीटर लंबाई और 8 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी। टाइल्स की संख्या पूछिए। तो टाइल्स की संख्या कैसे निकलेगी, देखो कुल क्षेत्रफल जिसमें हमें टाइल्स लगानी है बटे एक टाइल के क्षेत्रफल से, ठीक है। बस, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टाइल्स की संख्या। अच्छा, इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं रेलवे वगैरह में, तो हमें निकालनी है टाइल्स की संख्या। तो टाइल्स की संख्या क्या होगी, अगर टाइल्स की माप ना दी गई होती तो टाइल्स की माप भी हमें ही निकालनी पड़ती है ना, इसने माप स्वयं से दी है। तो आप बताएंगे कमरे का
कमरे का क्षेत्रफल कितना है, तो बताएंगे 352 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 352 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। और एक टाइल्स का क्षेत्रफल कितना है, तो एक टाइल्स का है 10 इंटू 8 सेंटीमीटर। बस इसी को हल कर लो। तो देखो 0 से 0 हो गया कैंसिल, 8 से इसे काटो तो 8 चौकू 32 बचा 3 हो गया, फिर से 8 चौकू 32 का 10 में गुणा हो गया, यानी कि कुल मिला के कितने टाइल्स लगेंगे, तो आप बताएंगे 440 टाइल्स लगेंगे। यही हो गया आपका आंसर। तो राइट आंसर क्या रहा, बी। राइट आंसर क्या रहा, बी, 440। ठीक, चलिए 5 क्वेश्चन हो गए हैं, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्या है, कह रहा है यदि किसी अंकित मूल्य पर 45% की छूट पर विक्रय मूल्य तथा 30% और 20% की दो क्रमिक छूटों के बाद के विक्रय मूल्य का अंतर 84 रुपये है, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो, एक तो अंकित मूल्य पर सीधी छूट दी गई है। मान लो हमने मान लिया अंकित मूल्य 100% है और इस पर सीधी छूट दे दी गई है कितने की, 45% का एक डिस्काउंट है। और एक डिस्काउंट कैसे दिया गया, कह रहा पहले दिया गया है 30% का डिस्काउंट और फिर कैसे दिया गया है, फिर एक दिया गया 20% का डिस्काउंट। और इन दोनों के डिफरेंस, इन दोनों डिस्काउंट का जो डिफरेंस है वो है 84 रुपये। तो 45 तो हमें सीधा पता है। अब हमें इसको देखना है कि अगर हमें दो छूटें दी जाएं, एक 20% की और एक 30% की, तो इनकी एकल छूट क्या होगी। तो इसके लिए एक तो फार्मूला बन जाता है। फार्मूला क्या हो जाता है, तो फार्मूला होता है a प्लस बी माइनस a इंटू बी अपॉन 100। इससे हम निकाल सकते हैं। तो ये कैसे निकलेगा, निकलेगा 30 प्लस क्या रहा 20 माइनस 30 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, है ना। इसे हल कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 30 और 20 50 माइनस 3 दूनी 6, यानी कि 6 माइनस कर देंगे तो कुल मिला के कितना आ जाएगा 44%। यानी कि इन दोनों की जो एकल छूट होगी वो होगी 44%। जबकि हुआ कह रहा है कि एक छूट सीधी 45% दी गई है, और अगर हम 20% और 30% यानी कि 30% और 20% की दो क्रमिक छूटें देते हैं तो कुल छूट बनेगी 44%। इनका डिफरेंस दिया है, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 1%। क्वेश्चन में कह रहा है इनका डिफरेंस कितना है, क्वेश्चन में कह रहा है इनका डिफरेंस है 84 रुपये। इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है भाई 84 रुपये। ठीक है, तो 1% बराबर है 84 रुपये के। हमें क्या बताना है, हमें बताना है वस्तु का अंकित मूल्य। अंकित मूल्य आप कितना मानेंगे 100%। तो 1% बराबर है 84, इसलिए 100% बराबर कितना होगा, 100% बराबर होगा 8400। ठीक है, ये जो एकल छूट है ये आप फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, आप लोग फ्रैक्शन मेथड से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बस आपको समझना क्या था कि 45% की छूट और जो एकल छूट बनेगी 44%, उसका डिफरेंस दिया गया 84 रुपये। और अगर हम यहाँ पर देखें तो उसका डिफरेंस कितना आया है 1%। तो यही 1% बराबर है 84 रुपये के। हमें 100% बराबर निकालना है, तो 100% बराबर कितना आ गया 8400। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाई अगला प्रश्न क्या है हमारा, कह रहा 3 कारों की चालों का अनुपात, 3 कारों की चालों का अनुपात 5:6:10 है। उनमें से प्रत्येक कार द्वारा समान दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एक बात समझिएगा, कह रहा है चालों का अनुपात दिया गया है, चालों का अनुपात दिया गया है। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा गया है समय का अनुपात। तो समय के अनुपात और चालों के अनुपात में क्या संबंध होगा, ये हम समझ पाएंगे कि समय और चाल में क्या अंतर, समय और चाल में क्या संबंध होता है। तो समय और चाल में क्या संबंध होता है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। जिसकी चाल ज़्यादा होगी उसे समय कम लगेगा, और जिसकी चाल कम होगी उसे समान दूरी चलने में समय ज़्यादा लगेगा। और ये कैसे चल रहे हैं, कह रहा समान दूरियां चल रहे हैं। ठीक है, कह रहा 3 कारों की चालों का अनुपात ये है, उनमें से प्रत्येक द्वारा समान दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, सीधा चालों के अनुपात का व्युत्क्रमानुपाती बना देना है। यानी कि आप ऐसे मान लो कि 3 आदमी हैं, मतलब 3 कारें हैं जिनकी चालें हैं 5:6:10 के अनुपात में है। तो कोई एक ऐसी दूरी बनाओ जो ये तीनों कारें सीधे सीधे समय में चल पाएँ। तो आप इनका एलसीएम ले लो, है ना। इनका एलसीएम क्या आएगा, तो आप बताएंगे 30 आएगा। अगर हम दूरी 30 किलोमीटर मान लें और इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा मान लें, तो इसे समय कितना लगेगा 6 घंटे।
और जो 6 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है इसे कितना लगेगा 5, और इसे कितना लगेगा 3। तो अगर चालों का अनुपात ये है तो समय का अनुपात क्या होगा 6:5:3 में होगा, और ये अनुपात है। तो या तो 6:5:3 ही ऑप्शन में मिलेगा या फिर इनका कोई गुणज होगा। तो आप इसमें देखो क्या 6:5:3 है, नहीं है, तो इनका अगला गुणज कितना बन सकता है, अगला बन सकता है 12:10:6। अगर ये भी नहीं होगा तो ये बन जाएगा 18:15:9। तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो देखो क्या 12:10:6 है, आप बताएंगे हाँ 12:10:6 है। अगर ये ना होता तो हम इसका अगला गुणज ढूंढते, वो भी ना होता तो हम उसका अगला गुणज ढूंढते। क्यों? क्योंकि अगर हम 6:10 अगर हम क्या करें, अगर हम 6:10:12 को काटेंगे, है ना, तो आ तो यही जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो यही तो आया था 6:5:3। तो राइट आंसर क्या रहा ए। ठीक है, चलिए, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अनुपात ना देके अनुपात का कोई मल्टीपल या गुणज दे दिया जाएगा, तो आपको उसके गुणज को ऑप्शन में ढूंढना पड़ेगा। ठीक, चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है एक कमरे की लंबाई 750 सेंटीमीटर और चौड़ाई 525 सेंटीमीटर है। इसके फर्श पर वर्गाकार टाइल्स लगाए जाने हैं। कैसे टाइल्स लगाने हैं, कह रहा है वर्गाकार टाइल्स लगाए जाने हैं। इसके लिए आवश्यक टाइल्स की न्यूनतम संख्या क्या होगी। ठीक है, अब आप समझिएगा, वर्गाकार टाइल्स लगाने हैं और इन्होंने टाइल्स की माप नहीं बताई है और कहा न्यूनतम यानी कि कम से कम लगे। तो जैसे ही शब्द आ जाएगा इसमें कम से कम न्यूनतम टाइल्स की संख्या है ना, और टाइल्स का आपको माप दिया नहीं गया है तो आप माप निकालेंगे। पहले माप कैसे लगेगी निकलेगी, तो आप बताएंगे जो आपको दिया गया है कितना 750 और कितना दिया गया है 520 सेंटीमीटर। आपको इनका मासा निकालना होगा। इससे ये पता लग जाएगा कि जो टाइल्स लगेगी उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, वर्गाकार होगा तो जो क्षेत्रफल निकलेगा वर्गाकार है, तो इसका मतलब दोनों भुजाएं कैसी रहेंगी, बराबर। तो सबसे पहले आप इनका निकालेंगे मासा। मासा कैसे निकलता है, दी गई संख्याओं में बड़ी से बड़ी संख्या से भाग दो, जिससे क्या हो सब में भाग जा रहा हो। तो देखो इन सब में किससे भाग जा रहा है, तो आप बताएंगे जैसे आप 5 से भी दे सकते हैं, 0 है 5 है, आप 5 से भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे दिखाई पड़ रहा है कि इसमें 25 से भी भाग चला जाएगा, तो मैं सीधा 25 से दे देता हूँ। ठीक है, 25 से भाग दिया, 25 3 75 है ना, 30 आ गया, और यहाँ भाग देंगे तो आ जाएगा 25 दूनी 50, बचा कितना, बचा 2, हो गया 25, 25 सेकंड 25। क्या इसमें फिर से किसी संख्या से भाग जा सकता है, तो आप बताएंगे हाँ 3 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा 10 बार, 3 से चला गया 7 बार। अब कोई ऐसी संख्या है जो दोनों संख्याओं को काट दे, तो आप बताएंगे नहीं है। तो इसका मतलब इसका मासा क्या रहा, देखो मासा में तभी तक भाग देते हैं जब तक दी गई सभी संख्याओं में भाग जा रहा हूँ। तो इसका मासा क्या आ जाएगा, तो आप बताएंगे इसका मासा आ जाएगा 25 × 3, 25 × 3 यानी कि कितना आ गया 75, 25 × 3 यानी कि कितना आ गया 75। यानी कि जो वर्गाकार टाइल्स लगेंगी उनका क्षेत्रफल कितना होगा, उनका क्षेत्रफल होगा 75 × 75। तो टाइल्स की संख्या क्या होगी, तो आप बताएंगे टाइल्स की संख्या। आपको क्या बताना है भाई, आपको बताना है टाइल्स की संख्या, टाइल्स की संख्या, टाइल्स की संख्या क्या होगी, तो आप बताएंगे पहले बताएंगे कमरे का क्षेत्रफल यानी कि 750 इंटू कितना था 525। ठीक है, डिवाइड बाई क्या है, डिवाइड बाई 75 × 75। ये 75 × 75 क्यों है, तो आप बताएंगे ये टाइल्स की एक भुजा निकल के आई थी और उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई, वर्गाकार है तो लंबाई भी बराबर होगी और चौड़ाई भी बराबर होगी। बस इसी को हल कर लो। देखो 75 से इसे आपने काट दिया, ये कितनी बार में कट गया, सीधा 10 बार में कट गया। ठीक है, इसे या तो 75 से ही काट दो या फिर हम इसे पहले 25 से काट लेते हैं। तो 25 से कट गया, 25 3 75, 25 से इसे काटो तो कितनी बार में कट गया, तो ये कट गया आपका 25 दूनी 50 और 25 सेकंड 25। 3 से ये कट गया 7 बार में, 7 × 10 हुआ, यानी कि आंसर कितना आ गया 70। कितनी टाइल्स की ज़रूरत होगी, 70 टाइल्स की ज़रूरत होगी। क्या 70 ऑप्शन में है, आप बताएंगे बिल्कुल। किसमें है, डी ऑप्शन। तो राइट आंसर क्या हो गया, डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है भाई,
तो अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज में कोणों का कुल योग कितना होता है ना। किसी त्रिभुज में कोणों का कुल योग कितना होता है, सीधा आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। बस राइट आंसर हो गया। ये भी एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्या है, कह रहा है एक फूलदान का क्रय मूल्य 120 रुपये है। यदि दुकानदार इसे 5% की हानि पर बेचता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसे करने के बहुत सारे तरीके हैं। देखो, मैंने मान लिया कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, मैंने कहा 100% है, और वह उसे अगर 5% की हानि पर बेचता है तो 5 घटा दो, तो ऐसे में उसका विक्रय मूल्य कितना बनेगा, आप बताएंगे। तो उसका विक्रय मूल्य बनेगा 95%। आपको क्या दिया है, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, यानी कि आपको 100% बराबर दिया है कितना, 120। आपको 95% बराबर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो आप बताएंगे जिसके बराबर दिया होता है उससे क्या करते हैं, भाग, यानी कि 100 से दे देंगे भाग और 95 से कर देंगे गुणा। बस इसी को हल कर लो। तो ये देखो, आप 20 से कट जा रहा है ना, 20 से ये वाला कट गया आपका कितने बार में, 20 से ये कट गया आपका 5 बार में, और 20 से ये कट गया आपका 6 बार में, है ना। 5 से ये कट गया आपका 19 बार में, और 19 क्षण कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 114। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या रहा, सी। आप ऐसे भी बना सकते हैं, या आप सीधा ओरली समझ लेते कि 5% हानि का मूल्य मतलब 95% बना, आप 120 का सीधा 95% निकाल लेते, या फिर आप 120 का 5% निकालते और 120 में से घटा देते, ठीक है। या आप फ्रैक्शन मेथड से भी बना सकते थे। आप कई सारे तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है भाई, तो अगला प्रश्न कह रहा है 15 व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, 20 आदमी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखो भाई, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए टाइम एंड वर्क में जो पहले टाइप के क्वेश्चन होते हैं, पहले टाइप मतलब जिसमें इंडिविजुअल क्षमता पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं एलसीएम मेथड से, और जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें लोग बल्क में काम कर रहे हो, किसी एक आदमी की कार्य क्षमता निकाल पाना संभव ना हो। तो ऐसे में प्रश्न कैसे होते हैं, ऐसे में होते हैं पहले वाक्य का गुणनफल बराबर दूसरे वाक्य का गुणनफल, और अगर काम की कुछ मात्रा दी गई है तो आप बताएंगे पहले वाक्य का गुणनफल बटे पहले वाक्य का काम बराबर दूसरे वाक्य का गुणनफल बटे दूसरे वाक्य का काम। तो इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि 15 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, 20 आदमी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो काम की मात्रा समान है, और कैसे काम हो रहा है, बल्क में। सीधा बता रहा है कि 15 आदमी काम करते हैं 30 दिन में, तो इसमें किसी एक आदमी की इंडिविजुअल क्षमता आप नहीं निकाल पाएंगे। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो बनेगा पहले वाक्य का गुणनफल, यानी कि 15 आदमी 30 दिन में काम करते हैं, ठीक है, बराबर क्या होता है दूसरे वाक्य का गुणनफल। कह रहा 20 आदमी उसी काम को, तो जो अज्ञात राशि होती है उसे x मान लेते हैं, ठीक है। तो 20 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो हो जाएगा 20 × x, क्योंकि जो हमें निकालना है जो अज्ञात राशि होती है उसे हम लोग x मान लेते हैं। काम की मात्रा समान है तो लिखना अनिवार्य नहीं है। अगर काम अलग अलग हो रहा होता तो इसके बटे में पहले वाक्य का गुणनफल बटे पहले वाक्य का काम बराबर दूसरे वाक्य का गुणनफल बटे दूसरे वाक्य का काम। बस इसी को हल कर लो, ठीक है। हल करेंगे, देखो 0 से क्या हो गया, 0 कैंसिल हो गया, 2 से काट दो, चाहे इसे काट दो चाहे इसे काट दो। तो मैंने क्या किया, इसे काट दिया, कितनी बार में, 1.5 बार में। 15 का 15 में गुणा करो तो कितना आ जाता है, 225, एक अंक बाद दशमलव, यानी कि 22.5। तो कुल मिला के आंसर हमारा क्या आ गया, सी ऑप्शन 22.5, ठीक है। कुछ समझ में आया कि नहीं, हाँ समझ में आना चाहिए, ठीक है। और अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो पर लाइक ज़रूर करिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, यदि 7 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 56% के बराबर है तो डैश डैश डैश, यही आपको बताना है, के बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि यदि 7 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 56% है तो कह रहा है कितने वर्ष बाद यह मूलधन के बराबर हो जाएगा। क्या बराबर हो जाएगा, ब्याज। क्या बराबर हो जाएगा, ब्याज। तो देखो इसके लिए भी घबराने की जरूरत नहीं है, सीधा आप कॉन्सेप्ट समझो कि अगर हम ऐसा मान लें कि हमारा जो धन है वो कितना है, मैंने कहा 100 रुपये है, और कह रहा है जो इसका ब्याज है 7 वर्ष का वो इसका ही 56% है। तो अगर हम 100 का 56% निकालेंगे तो कितना आएगा, 56 ही आएगा, है ना, 56 ही आएगा। कितने साल में, 7 साल में। तो ये बताओ 1 साल का ब्याज क्या रहा, 7 से आप इसमें भाग दे दो, 7 × 8 = 56, यानी कि 1 साल का ब्याज क्या आ गया, 8 रुपये आ गया।
तो कह रहा है ये बताओ कितने सालों में जो ब्याज है वो मूलधन के बराबर हो जाएगा, कितने सालों में, तो इसका मतलब मूलधन के बराबर हो जाएगा तो ब्याज कितना होना चाहिए, ब्याज होना चाहिए फिर 100 रुपये, तभी तो मूलधन के बराबर होगा, क्योंकि मूलधन आपने 100 माना है। एक साल का ब्याज कितना है 8 रुपया, तो 100 रुपये ब्याज लेने में कितना समय लग जाएगा, 8 से भाग दे दो, 8 से आपने भाग दिया तो कितनी बार गया, देखो 8 एकन 8 बचा 2 हो गया 20 है ना, 8 दूनी 16 बचा कितना 4, जिसमें 8 से भाग देना बाकी है, ये आ गया वर्ष में। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये बदल जाएगा 1/2 में, यानी कि 1/2 मतलब ये हो गया 12 सही 1/2 वर्ष, और 12 सही 1/2 वर्ष का मतलब क्या हो गया, तो आप बताएंगे इसका मतलब हो गया 12 वर्ष और आधी साल, आधी साल मतलब 6 माह, तो 12 वर्ष और 6 माह हो गया राइट आंसर, यानी कि राइट ऑप्शन क्या रहा आपका बी। देखो इसके लिए किसी फार्मूले की ज़रूरत थी नहीं थी, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं तो क्वेश्चन में फार्मूले की आवश्यकता बहुत कम होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भाई क्या है। तो अगले प्रश्न में कह रहा है कि एक कार किसी यात्रा को 18 घंटे में पूरा करती है, वह यात्रा के पहले अर्ध भाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष अर्ध भाग को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूर्ण करती है, पूरी यात्रा के दौरान तय की गई दूरी क्या है। तो देखो समझो कैसे बनाएंगे। एक आदमी है, वह अपनी यात्रा की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है, और शेष आधी दूरी चलता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, है ना। तो पहले तो हम ऐसी दूरी निकालें जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली जाए और समय पूरे घंटों में लगे, तो ऐसी दूरी क्या होगी। तो मैंने कहा ऐसी दूरी हम मान लेते हैं कि ऐसी दूरी जो होगी वो इन दोनों का एलसीएम के बराबर मान लेते हैं। हमने कितना मान लिया 200, मैंने मान लिया 200 किलोमीटर रही होगी, ऐसा ये माना गया है, आंसर नहीं है। 200 किलोमीटर मान लेते हैं, मैंने 200 यूनिट मान लेता हूँ, मैं किलोमीटर क्यों मानूँ, है ना। मैं क्या करता हूँ 200 यूनिट मान लेता हूँ। तो अगर ये चलेगा कैसे, अगर ये चलेगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, तो यहाँ समय कितना लगाएगा, तो 4 पंजे 20 यानी कि 5 घंटे लगाएगा। और अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलेगा तो कितना लगाएगा, तो 4 घंटे समय लगाएगा। तो इस हिसाब से इसका कुल समय कितना हो गया, कुल समय हो गया 9 घंटे, या बोल सकते हैं 9 यूनिट। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल समय कितना लगा था, कुल समय लगा था 18 घंटे, यानी कि 9 बराबर है 18 के, इसलिए 1 बराबर 2 के, इसलिए 4 बराबर कितने का रहा, तो आप बताएंगे 4 बराबर रहेगा 8 के, तो ये हो गया 8 घंटा। और अगर कोई आदमी 8 घंटे चलता है कैसे, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो बताओ उसके द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, तो आप बताएंगे 8 पंजे 40 यानी कि 400 किलोमीटर होगी। और ये 400 किलोमीटर क्या थी, आधी दूरी थी, अर्ध भाग था, तो पूरा कितना होगा इंटू 2 यानी कि 800 किलोमीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा, 800 किलोमीटर हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आप ये भी बना सकते थे कि एक कार किसी यात्रा को 18 घंटे में पूर्ण करती है, वह यात्रा के पहले अर्ध भाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष आधे भाग को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूर्ण करती है, पूरी यात्रा के दौरान तय की गई दूरी क्या है। देखो एक बात समझिएगा, हम इस क्वेश्चन को अगर यहाँ से हटा दें, इसको मैं छोड़ ही देता हूँ, मैं केवल इतना कहता हूँ एक कार ने एक यात्रा पूरी की है जिसका आधा भाग उसने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष आधा भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी चाल क्या रही होगी, उसकी औसत चाल क्या रही होगी। और जब 2 चालें दी जाएं और उसमें हमें औसत चाल निकालनी हो, तो औसत चाल कैसे निकालते हैं भाई, औसत चाल अगर आपको पता है तो औसत चाल आप बताइएगा। औसत चाल क्या होती है, जब केवल चालें देकर औसत चाल पूछी जाए तो वो क्या होती है, वो होती है 2xy अपॉन x प्लस वाई। याद आया, कुछ आया होगा, तो आप लिखेंगे 2 इंटू एक्स कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, वाई कितना है बताएंगे 50 किलोमीटर प्रति घंटा, बटे क्या आ गया, बटे आ गया 40 प्लस 50, 40 प्लस 50। मैं इस 40 प्लस 50 को सीधा एक ही बार में लिख देता हूँ, ठीक है। 40 प्लस 50 का मतलब कितना हो गया, 40 प्लस 50 का मतलब हो गया 90। ये औसत चाल आ गई, और औसत चाल आ गई, तो ये औसत चाल आ गई, और इस औसत चाल से उसने कितने घंटे में यात्रा पूरी की है, 18 घंटे में। तो आप सीधा यहीं पर चाल इंटू समय कर सकते हैं, यहीं पर 18 कर सकते हैं ना, बस इसी को सॉल्व कर लो। तो ये आपका कट गया कितने बार में, 18 पंजे 90, 5 से ये कट गया कितने बार में, 10 बार में। अब 40 दूनी 80 इंटू 10 कितना हो गया 800 किलोमीटर। तो हम ऐसे भी क्वेश्चन को बना सकते थे, ठीक है, कि हम पहले औसत चाल निकाल लेते, फिर हम लोग कर लेते चाल इंटू समय, तब भी हमारा क्वेश्चन बन जाता, ठीक। चलिए, तो 13 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है, कह रहा है कि यदि
20,000 रुपये की राशि पर 8% वार्षिक दर से एक निश्चित अवधि में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 3,328 रुपये हो तो वर्षों में अवधि ज्ञात कीजिए। अब देखो ब्याज कैसे है, ब्याज है 8% वार्षिक और गणना कैसे होनी है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो इसे निकालने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप इंडिविजुअली ब्याज निकाल लो। मैंने मान क्या लिया, क्वेश्चन में है ही पहले साल जो मूलधन है वो कितना है 20,000 है और 20,000 पर ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, तो आप बताएंगे 8% है, तो इसका आप 8% निकाल दो। तो 8% निकालेंगे, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 8 दूनी 16, यानी कि पहले साल का ब्याज कितना बनेगा 1,600 रुपये। अब दूसरे साल ब्याज कैसे बनेगा, तो आप बताएंगे दूसरे साल पहले तो ब्याज लगेगा 20,000 पर, 20,000 पर कितना 8%, ये तो लगेगा ही लगेगा, तो 8% लगेगा तो कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 1,600 हो जाएगा, प्लस पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा और पहले साल का ब्याज कितना था, ब्याज था 1,600, उस पर 8% और लगेगा, तो 8% और लगेगा, तो देखो 16 अट्ठे कितने हो गए 128, तो ये हो गया 2 साल के बाद का ब्याज। 1 साल के बाद का ब्याज कितना है, तो आप बताएंगे ये था 1,600, ये था 1,600। 2 साल के बाद का ब्याज कितना हो गया, तो ये भी जुड़ जाएगा, ये भी क्या होगा जुड़ जाएगा, तो देखो 1,600 प्लस 1,728, 1,600 प्लस 1,728 कितने हो गए, तो आप बताएंगे 3,328, यानी कि कुल मिला के कितने वर्ष लग जाएंगे 2 वर्ष। तो राइट आंसर क्या रहा 2 वर्ष, यानी कि ए। ठीक है, ये समझ में आया। ये 128 कैसे आया, ये पिछले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, पिछले वर्षों के ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो मूलधन प्लस ब्याज पर ब्याज लगेगा, तो मूलधन पर तो 1,600 रहेगा ही, प्लस 1,600 पर और 8% लगेगा, तो 128 रुपया और दूसरे साल जो ब्याज बनेगा वो बनेगा 1,728 रुपया, और पहले साल बना था 1,600, तो 1,600 और 1,728 कितना हो गया 3,328। कितने साल में 2 साल में, और हमसे यही पूछा गया था। ठीक है, चलिए भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है, कह रहा 15 सेंटीमीटर लंबाई, 6 सेंटीमीटर चौड़ाई और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक घनाभ को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। समझिएगा, जब किसी एक ठोस वस्तु को पिघलाकर किसी नई ठोस वस्तु में बदला जाता है तो उन दोनों में हमेशा बराबर क्या होगा, तो आप बताएंगे उनका हमेशा आयतन बराबर होता है। क्या बराबर होता है, आयतन, यानी कि उनके द्वारा घेरा जाने वाला स्थान बराबर होता है। तो ऐसे में आपको क्या बताना है, छोटे घनों की संख्या, हाँ आपको बताना है घनों की संख्या। तो घनों की संख्या कैसे निकलेगी, घनों की संख्या कैसे निकलेगी, तो आप बताएंगे बड़े घन का आयतन है ना, बड़े घन का आयतन बटे क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा छोटे घन का आयतन, बटे छोटे घन का आयतन। तो देखो बड़े घन का आयतन क्या है, बड़े घन का आयतन है कितना 9 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर डिवाइड बाई छोटे घन की प्रत्येक भुजा दी गई है 3 सेंटीमीटर, तो लंबाई भी 3, चौड़ाई भी 3 और ऊंचाई भी 3। बस इसी को हल कर लो, तो 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब देखो 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी कि कुल मिला के कितने बनेंगे 12। क्या 12 ऑप्शन में है, आप बताएंगे हाँ बिल्कुल है, बी ऑप्शन क्या हो गया राइट आंसर। तो ये थे आज के प्रैक्टिस सेशन के 15 क्वेश्चन, और ये आपका 7वां क्लास था। इससे पहले हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस के 6 सेट पहले भी हल कर रखे हैं, और पहले वाले सेटों में शायद मेरे ख्याल से 20 क्वेश्चन रखे गए थे, लेकिन क्योंकि उसमें समय ज़्यादा लग पा रहा था है ना, तो इसकी वजह से उसको बदल के हम लोगों ने 15 क्वेश्चन में कर लिया है। तो उसका ये 7वीं सीरीज़ थी। हम लोग जल्दी ही अगले क्लास के साथ आपके साथ फिर से रूबरू होंगे। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और जमकर मन लगा के पढ़ाई करिएगा। तो मिलते हैं अगले किसी दिन अगले किसी बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।